Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. In today's video, we are going to study about scientists. Here we see pictures of scientists namely John Nash, Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison. So let's get some information about these scientists. First is John Nash. John Nash was born on 13 June 1928 and died in 23 May 2015. He was an American mathematician who made fundamental contribution to game theory and the study of partially differential equations. Isaac Newton was born on 4 January 1643 and died in 31st March 1727. He was an English mathematician, physicist, astronomer, and an author who is widely recognized as one of the most influential scientists of all time and a key figure in the scientific revolution. Next, Albert Einstein. Albert Einstein was born on 14th March 1879 and died in 18th April 1955. He was a German mathematician and a physicist who developed the special and general theory of relativity. In 1921, he won the Nobel Prize for Physics for his explanation of the photoelectric effect. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was born on 11 February 1847 and died in 18 October 1931. He was an American inventor and a businessman who has been described as America's greatest inventor. He developed many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording, and motion pictures. Okay. Uh, here जो जिन चार साइंटिस्ट के बारे में हमने स्टडी किया है तो उन साइंटिस्ट के बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। देखते हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज थी। ऑल ऑफ देम वर रिनोड साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, कि ये जो चारों साइंटिस्ट हैं ये रिनोड साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और ये साथ साथ ये मैथमेटिशियंस भी थे। ऑल ऑफ देम हैड सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। इन्हीं चारों के कोई ना कोई डिसेबिलिटीज थी या डिसऑर्डर था, मीन्स कुछ डिजीज की वजह से या उनकी बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी थी। While Isaac Newton suffered from epilepsy, कि जबकि इशाक न्यूटन है वो एपिलेप्सी से परेशान थे, मीन्स मिर्गी जैसी उनकी कुछ डिजीज थी। जबकि एडिशन है कुड नॉट रीड अंटिल ही वाज 12, और जो एडिशन थे जब वो 12 ईयर के हो गए थे तब तक उनको वो रीड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। आइंस्टीन हैड एस्पर्जर सिंड्रोम, और आइंस्टीन के एस्पर्जर सिंड्रोम था अ टाइप ऑफ ऑटिज्म, मीन्स एक तरह का ऐसा सिंड्रोम जिसमें वो किसी से बात करना बोलना पसंद नहीं है, आत्म केंद्रित मतलब अपने आप में ही खोया रहते थे वो। एंड वाज बिलीव टू हैव बीन डायलैक्सिक एज अ चाइल्ड, और ऐसा माना जाता है कि जब वो छोटे थे तभी से वो डायलैक्सिक डिजीज से परेशान थे। जॉन नैश लिव्ड विद सिजोफ्रेनिया फेनिया ए मेंटल डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, मीन्स जिसमें बोलते हैं ना खंडित मानसिकता या मेंटली जिनको प्रॉब्लम होती है, इस तरह की एक इनेबिलिटी जो थी, जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि रियलिटी क्या है और फैंटेसी क्या है। तो वो मीन्स वास्तविकता और हमारी इमेजनरी जो चीजें होती हैं उनमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। तो इस तरह के साइंटिस्ट थे हमारे Jonas. Uh, let's get some more information about a famous scientist, that is Stephen Hawking. Stephen Hawking was one of the most celebrated scientists of the 21st century. Stephen Hawking एक most celebrated scientist थे 21st century की. The name evokes an image of a crippled man.
और जैसे ही हम स्टीफन हॉकिंस का नाम सुनते हैं तो एक ऐसी नेम इवोक होता है, मीन्स ऐसा नेम हमारे माइंड में आता है कि एक क्रिपल्ड मैन थे, मीन्स क्रिपल्ड मीन्स जिनके बॉडी पार्ट्स प्रॉपर काम नहीं करते हो, मीन जिनके अंगहीन जिसको बोले हैं, जिनके जो लिम्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते थे, तो ऐसे मैन की इमेज आती है जो बैठे रहते थे एक कंप्यूटराइज व्हील चेयर पे। द इमेज इंस्पायर रेस्पेक्ट फॉर अ मैन हु डिफाइड अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। वो कह रहे हैं कि ये जो इमेज है स्टीफन हॉकिंस की, ये हमें इंस्पायर करती है एक ऐसे मैन का रेस्पेक्ट करने के लिए जो होल लाइफ ऐसी डिजीज से लड़े हैं, ऐसी बीमारियों को उन्होंने हराया है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जिनसे हमारी लाइफ को, मतलब जीवन को डर होता है, हम उनका नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे डिजीज के साथ अपना टाइम स्पेंड किया है, और ऐसी डिजीज होते हुए भी उन्होंने अपना फर्स्ट लव जो कि साइंस था उसको नहीं छोड़ा है, और उन बीमारियों के होने के बावजूद भी उन्होंने सक्सेस की हाइट्स को गेन किया है, सफलता की चोटियों को छुआ है, सफलता हासिल की। ही इज नोन टू द वर्ल्ड फॉर हिज थ्योरीज। वर्ल्ड में उन्हें उनकी थ्योरीज के लिए जाना जाता है जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड है, एंड क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग द कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल के बीच में साइंस पॉपुलर भी स्टीफन हॉकिंग की वजह से ही हुई है, इसीलिए इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। He was born on 8 January 1942 in Oxford. स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था, और हॉकिंग ग्रेव अप इन सेंट अल्बांस, हार्टफोर्ड फोर्डशायर में वो बड़े हुए थे। हिज फादर वाज अ रिसर्च बायोलॉजिस्ट। उनके फादर जो थे वो एक रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे, एंड मदर जो थी एक मेडिकल रिसर्च सेक्रेटरी थी। मींस फादर और मदर दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से थे, और मे बी ऐसा एक जेनेटिक इफेक्ट होता है कि फादर और मदर का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बच्चे में दिखता ही है, और जैसा कि हमें स्टीफन हॉकिंस के देखने को मिला। He was drawn toward physics and mathematics from a very early age. साइंस में, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में उनका जो इंटरेस्ट था वो जो बहुत कम एज के थे तभी से था। ही ऑलवेज बिलीव दैट, वो हमेशा से ऐसे मानते थे कि these two subjects मीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है ऑफर द मोस्ट फंडामेंटल इंसाइट इन द वर्ल्ड, कि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट हैं। ये अगर लोगों ने समझ लिया तो हम होल वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, इनमें बहुत कुछ समझने के लिए है। इन हिज फाइनल ईयर एट ऑक्सफोर्ड ही वाज डायग्नोज्ड विद मोटो न्यूरॉन डिजीज, कि जब वो फाइनल ईयर में थे ऑक्सफोर्ड में तो उनको डायग्नोज किया गया था कि उनको एक मोटो न्यूरॉन डिजीज हो गई थी। मोटो न्यूरॉन मीन्स नर्व सिस्टम से, कि उनका जो नर्व सिस्टम था वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया था, उसने वर्क करना बंद कर दिया था। द डॉक्टर प्रेडिक्ट दैट ही हैड अबाउट 2 year टू लिव, और डॉक्टर्स ने ऐसा प्रेडिक्शन दिया था कि उनके पास अब जिंदा रहने के लिए 2 साल और हैं। However, the horizon of his life was expanded. फिर भी उनकी लाइफ की जो जीने की सीमा थी वो बढ़ गई थी। He got a first in physics from Oxford. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो फिजिक्स में वो फर्स्ट आए थे, और उसके बाद में कैम्ब्रिज कि वहां पर उन्होंने पीएचडी के लिए इनरोलमेंट करवा लिया था, और वो पीएचडी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ही ऑल्सो मेट हिज फ्यूचर वाइफ जेने एट अ न्यू ईयर्स पार्टी एंड फेल इन लव विद हर। एक न्यू ईयर पार्टी थी जिनमें उनकी जो फ्यूचर वाइफ थी जेने, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उसी पार्टी में उनसे लव हो गया था। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ हिज डिजीज दे डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट मोर टाइम एंड गॉट मैरिड। अब उन लोगों ने डायग्नोस किया कि उनके कुछ समय में उनको कुछ डिजीज होती रहती है, तो अब इन डिजीज को डायग्नोस करने के बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें अपना और अधिक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड गॉट मैरिड, और उन्होंने शादी कर ली। ही हैड ऑलरेडी टेकन टू वॉकिंग विद अ स्टिक। अब वो जब चलते थे तो एक स्टिक की हेल्प से चलते थे, एंड हैड अ स्लाइटली स्लर्ड स्पीच। उसके बाद में उनकी जो स्पीच थी वो भी हल्की सी स्लाइटली स्लर्ड हो गई थी, मीन्स लड़खड़ाने लग गई थी, जब भी वो बोलते थे तो क्लियर सुनाई नहीं देता था, इस तरह की उनकी स्पीच हो गई थी। द मोर हिज बॉडी succumbed टू द डिजीज,
द हार्डर हॉकिंग ट्रेन्ड हिज माइंड टू वर्क। अब उसके बाद में धीरे धीरे उनकी बॉडी कम टू द डिजीज, उस बीमारी के सामने उनकी बॉडी ने घुटने टेक दिए थे, वो परेशान हो गई थी उनकी बॉडी भी कि कितनी डिजीजेस का सामना वो कर रही थी, लेकिन फिर भी हॉकिंग ने ट्रेन किया था अपने माइंड को कि वर्क करना है, उनको अपना फर्स्ट लव बहुत प्यारा था और उन्होंने कंटिन्यू साइंस के फील्ड में वर्क करना स्टार्ट रखा। By late 1960s, he had lost his ability to write. 1960s तक आते आते हॉकिंग की जो एबिलिटी थी लिखने की वो लॉस्ट हो गई थी, अब वो लिख नहीं पाते थे। He found a way of visualizing problems in his mind. तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करने का अपने माइंड में एंड वर्किंग आउट देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। एट दिस टाइम ही वाज वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ ब्लैक होल्स। इस समय वो ब्लैक होल्स की एक आइडिया था, तो उस टॉपिक पे वो काम कर रहे थे, वो उस पे ही रिसर्च कर रहे थे। हिज वर्क ऑन ब्लैक होल्स प्रूव द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। उनका जो वर्क था ब्लैक होल पे जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उसने उस चीज से ये प्रूव हो गया था बिग बैंग की थ्योरी। डू यू नो व्हाट इज द बिग बैंग? बिग बैंग थ्योरी मींस ये है यूनिवर्स कब और कैसे बना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें बिग बैंग थ्योरी से मिलता है। जैसे यूनिवर्स जैसा दिखता है वैसा क्यों दिखता है, गैलेक्सीज हमसे दूर क्यों हैं, और यह हमें इससे ये भी पता चलता है कि क्यों यूनिवर्स का मोस्टली जो पार्ट है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं उनका आंसर मिलता है। Developed in 1940s, the Big Bang theory was still struggling to find acceptance among cosmologists। कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो 1940s में डेवलप हुई थी और उसके बाद से अभी तक स्टिल स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल चल रही थी कि इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे उनके बीच में। कॉस्मोलॉजिस्ट मीन्स जो हमारे यूनिवर्स साइंटिस्ट हैं उनके बीच में, उन्होंने यूनिवर्स साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। Working with the mathematicians, Roger Penrose Hawking proved that। अब मैथमेटिशियंस के साथ काम करते करते रोजर पेनरोज हॉकिंग ने भी प्रूव कर दिया था कि बिग बैंग रियली हैपेंड, कि बिग बैंग जैसी चीजें वास्तव में हैं। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन कॉस्मोलॉजी, और ये कॉस्मोलॉजी मीन्स हमारे यूनिवर्स साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। So students, in this video I hope you all understand some information about this scientist. I hope you like my video. If you like, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.